टूनी टेल्स। ये कहानी है शहर के प्रतिष्ठित प्रसाद टेक्सटाइल्स के मालिकों की। इस साम्राज्य की नींव सेठ राम प्रसाद ने अपनी खून पसीने की कमाई से रखी थी। लेकिन वक्त बदला और अब व्यापार की बागडोर उनके बेटे विक्रम के हाथ में थी। विक्रम को लगता था कि पैसा और रुतबा ही सब कुछ है और बुजुर्ग पिता घर में पड़े पुराने फर्नीचर की तरह बेकार है। अरे मिस्टर मेहता, आप बस डील पक्की समझिए। अब ये कंपनी मॉडर्न हो गई है, पुराने जमाने के तौर तरीके अब यहाँ नहीं चलते। तभी राम प्रसाद जी, जो थोड़े बीमार हैं, धीरे धीरे चलते हुए मेहमानों के बीच आते हैं। बेटा विक्रम, अरे बेटा, मेहमानों के लिए नाश्ता लगवाया या नहीं? और मेहता साहब, आप तो बहुत दिनों बाद आए। अरे डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि जब मेरे वीआईपी गेस्ट्स आएं तो आप अपने कमरे में ही रहा करें। आपकी ये खांसने की आवाज से मेरे क्लाइंट्स डिस्टर्ब होते हैं। दोस्तों, आप में से 90% लोग वीडियोस तो रोज देखते हैं, पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। इससे मुझे और अच्छा काम करने की मोटिवेशन मिलती है। बेटा, मैं तो बस मेहमान नवाजी करने आया था। रहने दीजिए अपनी मेहमान नवाजी। देखिए मिस्टर मेहता, ये है मेरे पिता, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन दखल अंदाजी की आदत नहीं गई। आप जाइए डैड, अंदर जाइए, नौकरों वाला काम मत कीजिए। सुनिए, बाऊजी हैं वो, सबके सामने ऐसी बेइज्जती मत कीजिए। तुम चुप रहो सुमन, तुम और तुम्हारा ये बुढ़ा दोनों मेरी तरक्की से जलते हो। ले जाओ इन्हें यहाँ से। उन्हें पूरी दुनिया से टक्कर ली, आज वही बेटा उन्हें दुनिया के सामने जलील कर रहा था। कोने में खड़ा 10 साल का आर्यन ये सब देख रहा था। उसके बाल मन पर ये छाप पड़ रही थी कि शायद बड़ों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। समय बीतता गया, विक्रम का व्यवहार अपने पिता के लिए बद से बदतर होता गया। एक रात राम प्रसाद जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। विक्रम, अरे बेटा विक्रम, जरा सुनना, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। उफ, क्या है पापा, रात के 2 बज रहे हैं, आपको चैन नहीं है क्या? नींद से उठा दिया, शांति से सोने भी नहीं देते। आपके वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। बेटा, इस बार दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। एक बार अस्पताल ले चल, शायद बच जाऊं। अरे ये रोज का नाटक है आपका। गैस बनी होगी, चुपचाप लेट जाइए। अभी बिजनेस में मंदी चल रही है, मेरे पास फालतू डॉक्टरों पर लुटाने के लिए पैसे नहीं है। और वैसे भी अब उम्र हो गई है आपकी, शरीर तो दुखेंगे ही। बेटा, मैंने तुझ पर अपनी पूरी जवानी लगा दी और तू मेरे बुढ़ापे में इतना कठोर हो गया। इमोशनल ड्रामा मत कीजिए, सो जाइए। खुद तो सो नहीं रहे, मुझे भी नहीं सोने दे रहे हैं। सो जाइए चुपचाप से। विक्रम बत्ती बंद करके चला गया। राम प्रसाद जी पूरी रात तड़पते रहे। पानी मांगने पर भी उन्हें पानी नहीं मिला। सुबह होते होते उन्होंने दम तोड़ दिया। जब आर्यन ने अपने दादाजी को मृत देखा तो उसने अपने पिता के चेहरे पर दुख नहीं बल्कि एक अजीब सी राहत देखी। उस दिन आर्यन ने भी मन ही मन तय कर लिया कि भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती। चीयर्स! आज की पार्टी मेरे डैड के पैसों पर। वैसे भी वो कंजूस बुढ़ा अब किसी काम का नहीं रहा। सारी पावर ऑफ अटॉर्नी तो मैंने साइन करवा ही ली है। आर्यन, ये क्या तमाशा है? रात के 12 बज रहे हैं, ये गुंडागर्दी बंद कर और दोस्तों को घर भेज। और तूने फिर मेरे लॉकर से पैसे निकाले? ओहो मिस्टर विक्रम प्रसाद, आप फिर शुरू हो गए। ये मेरा घर है, मैं जो चाहे करूं। और वो पैसे, वो तो मेरी मेहनत की कमाई के हैं जो आपने हड़प रखे थे। बदतमीज, मैं तेरा बाप हूं, तमीज से बात कर। मैं तुझसे बड़ा हूं तो मुझसे ऐसे बात करेगा, नालायक। तमीज? डैड, आपको याद है आप दादाजी से कैसे बात करते थे? रिटायर हो चुके हो, अंदर जाओ, दखल अंदाजी मत करो। वही सब तो मैं दोहरा रहा हूँ। आपको तो गर्व होना चाहिए कि मैं आपके ही नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। विक्रम सन्न रह गया।
उसके खुद के बोले हुए शब्द आज तीर बनकर उसी के सीने में चुभ रहे थे। विक्रम का बुरा वक्त शुरू हो चुका था। एक दिन अपने घर के बाहर टहलते वक्त उसका पैर फिसला और वो बुरी तरह गिर पड़ा। उसकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई। मर गया। आर्यन, सुमन, कोई मुझे बचाओ, मेरी कमर टूट गई। अरे डैड, आप भी ना देखकर नहीं चल सकते। अब बुढ़ापे में हड्डियां तो कमजोर होंगी ही। बेटा, मुझे उठा, एम्बुलेंस बुला। मैं हिल नहीं पा रहा हूं, बहुत दर्द है। एम्बुलेंस? डैड, आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कितना लूटते हैं। अभी मुझे अपनी नई कार लेनी है, मेरे पास फालतू खर्चे के लिए बजट नहीं है। आप यहीं पड़े रहिए, नौकर आएगा तो उठवा देगा। तू इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है आर्यन? मैं तेरा पिता हूं, तू मुझे अस्पताल भी नहीं लेके जा सकता। और वो मेरे दादाजी थे डैड, याद है? आपने भी कहा था फालतू डॉक्टरों पर लुटाने के लिए पैसे नहीं है। कर्म डैड, सब कर्मों का खेल है। विक्रम अपनी ही परवरिश का शिकार हो चुका था। उसे कई दिनों तक बिस्तर पर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। इलाज न मिलने से उसकी हालत बदतर होती गई। कुछ महीनों बाद विक्रम जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसे तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत थी। घर में सिर्फ आर्यन था। आर्यन, बेटा, मुझे सांस नहीं आ रही। वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। डैड, मैंने पता किया है, आपके मरने के बाद मुझे इंश्योरेंस के 2 करोड़ मिलेंगे। बिजनेस में घाटा चल रहा है, वो पैसे मुझे अभी चाहिए। अगर आप जिंदा रहे तो वो पैसे नहीं मिलेंगे। तू मुझे मारना चाहता है? मार नहीं रहा डैड, बस बचा नहीं रहा हूँ, जैसा आपने दादाजी के साथ किया था। बस कुदरत अपना हिसाब बराबर कर रही है। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझे माफ कर दो, ये मेरा ही पाप है। विक्रम ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आर्यन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को फोन लगाया, लेकिन वो ये भूल गया था कि उसकी माँ सुमन ने घर में सुरक्षा के लिए कैमरे लगवा रखे थे। पुलिस यहाँ क्यों आई है? किसने बुलाया पुलिस को? मैंने बुलाई है पुलिस। माँ, आप क्या कह रही हैं? डैड तो हार्ट अटैक से मरे हैं, मैंने उनको नहीं मारा है। नहीं आर्यन, तेरे पिता ने जो किया उसका फल उन्होंने भोगा, लेकिन तूने जो किया वो हत्या है। मैंने सब रिकॉर्डिंग देख ली है। तूने जानबूझकर उन्हें मरने दिया। तूने ये अपने लालच के लिए किया। तेरे पिता ने अपने पिता का अपमान किया तो उनका बुढ़ापा खराब हुआ। तूने अपने पिता की हत्या की तो तेरी जवानी जेल में सड़ेगी। ले जाइए इंस्पेक्टर इसे। आर्यन को हथकड़ी पहना दी गई। विक्रम की लाश एक तरफ पड़ी थी और उसका बेटा जेल जा रहा था। पूरा घर बर्बाद हो चुका था। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम अपने बच्चों को वसीयत में धन दौलत तो दे सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे संस्कार नहीं दिए तो वो धन दौलत ही हमारे विनाश का कारण बन जाती है। याद रखिए, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन वार बहुत गहरा होता है।